और आप लोग का जो क्वेश्चन है कि सर जीके पढ़ाइए है ना, तो आज मैं आप लोग के लिए जीके ही स्पेशल लेके आया हूं और आज से आप लोग का जीके का ही बैच चलेगा। प्रत्येक शाम के 7 बजे आपका यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो बहुत सारे लड़के क्या होते हैं कि सबसे पहले मैं जीके का शुरुआत कर रहा हूं, तो मैं बता दूं कि जीके का शुरुआत मैं लूसेंट से करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास लूसेंट का बुक है, लेकिन ये कोई भी एग्जाम में जाइएगा ना तो 70 से 80% आपका एग्जाम लूसेंट से ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कोई भी बुक पढ़िए तो लूसेंट छोड़ के कहीं से नहीं रहता है। 70% के और 80% की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एवं दोनों के बीच में रहता है, 70 और 80% के बीच में लूसेंट से क्वेश्चन रहती है। सेकेंड हो गई कि सर हमारा बिहार दरोगा का है, बिहार दरोगा कैसे क्लियर होगा सर, घटना चक्र हमें बहुत हार्ड लग रही है। तो मैं वादा करता हूं दोस्तों कि आपको ना तो घटना चक्र से भागने का ज़रूरत है और ना ही लूसेंट से भागने का ज़रूरत है। ये देख लीजिए, ये 2 बुक, ठीक है, एक और बुक है क्राउन का, उसे भी रहने देते हैं, लेकिन ये बता रहा हूँ कि ये घटना चक्र है, लूसेंट है, चाहे क्राउन ही है ना। मैं जो बेसिक बता दूंगा आपको और वादा करता हूँ कि मैं जो चैप्टर पढ़ा दूँ ना, आप एक बार वो जाके क्लियर कर लीजिए रूम पे। जैसा ही आप बैठिएगा, क्वेश्चन लेके बैठिएगा तो फटाफट क्वेश्चन आपसे बनेगी, ठीक है। बस आपको क्या करना होगा कि समय देना होगा यहाँ पे, है ना। वीडियो आपको कंटिन्यू देखनी होगी, प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे आप लोग का अपलोड हो जाएगा वीडियो, वो देखना है। और आप लोग का जो चैप्टर अभी स्टार्ट होने जा रहा है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ मैं हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान लें कि हिस्ट्री इतिहास जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, इतिहास जिसको बोलते हैं, इतिहास। तो इतिहास में अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं बोल दिया हूँ कि ना ही घटना चक्र में दिक्कत होगी आपको, ना ही लूसेंट से भागने का जरूरत होगा आपको, ठीक है। ना लूसेंट से भागने का जरूरत है, ना ही घटना चक्र से भागने का जरूरत है। इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है, इति जोड़, इसका संधि विच्छेद हम करते हैं, तो इति जोड़ होता है हास, तो क्या हो गया हमारा इतिहास। तो इसको हम लिख सकते हैं इति। इति का क्या मतलब हो गया, इति इतिहास। तो इति का क्या मतलब हो गया, इति का मतलब हो गया बीता हुआ कल, ठीक है। इति का मतलब हो गया आपका बीता हुआ कल, ठीक है। इतिहास का मतलब, इति का मतलब हो गया बीता हुआ कल। और हास का मतलब क्या होता है, तो हास का मतलब हो गया घटनाएं या कहानी, ठीक है। बीते हुए कल की कहानी या बीते हुए कल की घटना। तो बीते हुए कल की घटना को या बीते हुए कल की कहानी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। क्लियर है। तो हास का मतलब हो गया घटनाएं या कहानियाँ। क्लियर है। चलिए चलते हैं। तो इतिहास का मतलब आपको समझ में आ गई होगी कि बीते हुए कल को हम क्या कहेंगे, इति कहते हैं। और हास का मतलब हो गया घटना या कहानी, इसको हम क्या कहते हैं, मतलब बीते हुए कल की घटनाओं को हम कहते हैं इतिहास। चलिए अब इतिहास में हम सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास में क्या क्या हमें पढ़ना है ना, कौन सा चैप्टर में शुरुआत करूँ वो भी देखना है हमें। तो इतिहास में क्या है आपको कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, इतिहास का जनक किसे कहते हैं, इतिहास का जनक किसे कहते हैं। तो इतिहास का जनक हम किसे कहते हैं, लिख लीजिएगा। इतिहास का पितामह जो होता है, इतिहास का पितामह या जनक, इतिहास का पितामह या जनक किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं, ठीक है। इतिहास का पितामह या इतिहास का जनक किसे कहते हैं, हम हेरोडोटस को कहते हैं। क्लियर है इतना। तो अब चलते हैं हम लोग इतिहास में हमें पढ़ना क्या क्या है वो देख लें हम लोग। बोलो किनके पे, मैं बाद में बात करता हूँ उनसे, अभी बोली क्लास चल रही है। तो देख लीजिएगा इतिहास का क्या है, इतिहास का मतलब, इति का मतलब बीता हुआ कल और हास का मतलब घटना या कहानी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और इतिहास का पितामह किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहते हैं। इतना तो क्लियर है। चलिए अब चलते हैं। अब इतिहास में आपको पढ़ना क्या है, तो इतिहास में देख लीजिएगा, इतिहास जो होती है ना वो तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। इतिहास कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो देख लीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आपको नहीं समझ, सर हमको समझ ही में नहीं आता है कि प्रागैतिहासिक काल क्या हो गया, आद्यैतिहासिक काल क्या हो गया, ऐतिहासिक काल क्या हो गया, ये आप लोग का क्वेश्चन है ना। तो देख लीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल जो हो गया है ना, इसमें मानव घटनाओं का लिखित विवरण
है ना, नहीं मिलता है, ना ही इसमें कोई लिखित विवरण है और ना ही कोई ऐसा पढ़ा जा सकता है जिससे पता चलेगी प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है। सेकंड में है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें भी क्या है कि मानव के जो द्वारा घटना हुई है ना, इसमें लिखित साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? लिखित साक्ष्य मिला है, किंतु पढ़ नहीं सकते हैं। इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है? लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, मिला लेकिन पढ़ नहीं सकते, है ना, उसी को आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। और ऐतिहासिक काल में क्या है कि दोनों नहीं होना चाहिए, है ना, ना ही लिखित है नहीं हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। और ऐतिहासिक काल जो है वो 3 भाग में बांटा गया है। ये जो वाला ऐतिहासिक काल है वो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो 3 भागों में हिस्ट्री जैसे हो गया प्राचीन भारत, है ना, फिर हो गई मध्यकालीन भारत, फिर हो गई आधुनिक भारत। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहता है। ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया, है ना, कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम लोग का यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। अब हम लोग का चैप्टर यहाँ से ये स्टार्ट होता है। सबसे पहला नंबर कि आपको घबराना नहीं है, आप समझिए अच्छे से। ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ना तो आपको लुसेंट में दिक्कत होने दूंगा, नहीं घटना चक्र में दिक्कत होने दूंगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब आपका हो गया यहाँ से शुरू, कहानी अब होती है शुरू आप लोग की। ठीक है, तो देखिएगा ऐतिहासिक काल जो है ना, यहाँ से ऐतिहासिक काल जो है, ऐतिहासिक काल ये 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक है प्राचीन भारत। एक कौन सा भारत है? प्राचीन भारत। इतिहास पूरा 3 भागों में पढ़ना है आपको। प्राचीन भारत, है ना, और सेकंड है मध्यकालीन भारत, सेकंड है आपका मध्यकालीन भारत, और थर्ड है आपका आधुनिक भारत। क्लियर? तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो शुरू से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। जब हम लोग बीच से क्यों स्टार्ट करेंगे? जब स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू से स्टार्ट करते हैं कि सर प्राचीन भारत क्या है, फिर मध्यकालीन भारत क्या है, आधुनिक भारत क्या है ना। तो मैं आप लोग को प्राचीन भारत आज चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। प्राचीन भारत में बहुत सारी चैप्टरें हैं उसमें, है ना, तो मैं प्राचीन भारत उठाता हूँ और ये पढ़ाना मैं चालू कर देता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल कितने भाग हो गया? प्राचीन भारत में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो अब आप लोग का चैप्टर यहाँ से हो रहा है शुरू। देखिए, तो चैप्टर प्राचीन भारत में हम कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो देख लीजिएगा। प्राचीन भारत में जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन भारत में स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और कैसे है। तो देख लीजिएगा आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर का नाम हो गई आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो हो गया वो चैप्टर का नाम है ना। अब क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं? इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनेगा? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? ठीक है, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम अवशेष मिला था वो हड़प्पा सभ्यता से मिला था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम अवशेष जो है कहाँ से मिला था? प्रथम अवशेष जो मिला था, प्रथम अवशेष वह हड़प्पा सभ्यता से मिला था, है ना। हड़प्पा सभ्यता से मिला था, इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए, अब क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा कि सबसे ज़्यादा नगर, है ना, कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो सिंधु नगर में। चलिए, सबसे ज़्यादा नगर कहाँ मिले? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिले थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर क्वेश्चन यदि आपसे रहता है कि सबसे ज़्यादा नगर कहाँ मिले? सबसे ज़्यादा नगर कहाँ मिले? तो इसका क्या होता है? सबसे ज़्यादा नगर ही सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिला था। सबसे ज़्यादा नगर कहाँ मिला था हमको? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। क्लियर? ये 2 VVI क्वेश्चन है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम अवशेष कहाँ मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता में मिला था। ठीक है, सबसे ज़्यादा नगर कहाँ मिला? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा अब आपसे क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता को खोज किसने किया? ठीक है, तो नोट कीजिएगा आप, हड़प्पा सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का खोज नोट कर लीजिएगा। देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था, देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था आपको, तो देख लीजिएगा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने किए थे, है ना। ठीक है, दयाराम साहनी ने किए थे। और कब किए थे, तो 1921 में किए थे। ये आपका VVI क्वेश्चन सब है। ठीक है, मैं बता दूं आपको, ना तो लुसेंट से भागने दूंगा आपको, है ना ही घटना चक्र से भागने दूंगा। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ बहुत VVI कॉन्सेप्ट है, अपडेटेड रहे सिर्फ। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, तो 1921 में किए थे। क्लियर है इतना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है देख लीजिएगा आप। हड़प्पा सभ्यता को ही हम क्या कहते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम क्या कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं, इस सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। आया समझ में। हड़प्पा सभ्यता को, अरे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, कि हड़प्पा सभ्यता को कौन सा सभ्यता कहते हैं, तो क्या कहिएगा, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। अब कांस्ययुगीन कहने का क्या मतलब, कांसा, है ना, कांसा। तो कांसा एक साइंस में क्वेश्चन भी आता है कि कांसा किसका मिश्र धातु है ना, तो इसी सबसे बनता है। तो बता दीजिएगा कमेंट में कि कांसा किसका मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। तो कांसा किसका मिश्र धातु है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता को ही, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता को अब क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि सिंधु घाटी सभ्यता को सभ्यता होने का प्रमाण किसने दिया, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता को सभ्यता होने का प्रमाण किसने दिया था, तो देख लीजिएगा चार्ल्स मेसन ने दिए थे, है ना। चार्ल्स मेसन ने दिए थे। कब दिए थे, तो 1826 में दिए थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को जो सभ्यता होने का प्रमाण दिए थे ना, वो किसने दिए थे, तो चार्ल्स मेसन ने दिए थे। और कब दिए थे, तो 1826 में दिए थे। क्लियर है इतनी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन थी, तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता भी कौन थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। लिख लीजिएगा आप कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता हम किसे कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता किसे कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं। प्राचीन सभ्यता कहते हैं किसको, तो सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। क्लियर है इतनी। चलिए अब देख लीजिएगा आप, सिंधु घाटी का जो आकार होता था ना, सिंधु घाटी के जो मकान बने होते थे, चाहे आकार जो होता था तो कैसा होता था, तो त्रिभुजाकार होता था। ठीक, क्लियर है। ये देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान देके। सिंधु घाटी का आकार कैसा होता था, वहाँ का आकार कैसा होता था, तो त्रिभुजाकार होता था। कैसा होता था, त्रिभुजाकार होता था। ये बहुत VVI क्वेश्चन सब है ना, ये ध्यान दीजिएगा। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जब मैं यहाँ पढ़ा दूँ आज, ठीक है, तो एक बार आप क्या कीजिए, घटना चक्र उलट का जरूर देखिएगा उसका पन्ना, और लुसेंट का पन्ना जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर इतना जानते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते थे। तो आपको पता चल गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम अवशेष मिला था, कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता से मिला था। ये क्लियर है, देख लीजिएगा। तो फिर क्या है कि सबसे ज़्यादा नगर जो हुआ था ना, मिले थे। क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा नगर कहाँ मिले थे, तो क्या कहिएगा, सिंधु घाटी से आए गए थे। हड़प्पा सभ्यता को खोज किया था तानी ने, तो लिखते हैं सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता होने का प्रमाण किसने दिया। सिंधु घाटी सभ्यता को सभ्यता होने का प्रमाण तो किसी चार्ल्स मेसन ने दिए थे। कब, 1826। क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसा बनता है कि सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता को हम नाम से जानते हैं। क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या जानते हैं, विश्व की सबसे प्राचीन नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। फिर क्वेश्चन कैसे कि सिंधुता का जो आकार होता था कैसा होता था, तो क्या कहिएगा, त्रिभुजाकार होता था। क्लियर है। सभ्यता का जो आकार होता था वो कैसा होता था, तो त्रिभुजाकार होता था। इतना क्लियर है आप लोग को। चलिए अगला चलते हैं, इतना पहले मिटा दूँ मैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। फिर मैं टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलूँगा आपको बहुत अच्छे से। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं रटाऊँगा नहीं, आपको कहानी के जैसे बताऊँगा, है ना।
तो ये अभी शुरुआत है, आपको बहुत सारी बताएंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध, जब आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर मुगल में, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ, क्यों हारा, क्यों जीता, है ना, कोई उसमें क्या कौन सा प्रयोग हुआ था बाबर, आया समझ में, तो ये सारे बताएंगे हम। चलिए अब क्वेश्चन जो है हम लोग का, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का, चलिए क्या है आज, अब देख लीजिए यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय क्रांति किसने कहा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय क्रांति किसने कहा, नगरीय क्रांति किसने कहा, क्लियर है, नगरीय क्रांति किसने कहा। ये स्पेशल अभी बिहार दरोगा का बैच चला रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय क्रांति किसने कहा, देख लीजिए किसने कहा। तो इस टाइप से फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आपको जवाब देनी है अच्छा से, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता को तो गार्डन चाइल्ड ने कहा था, सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय क्रांति किसने कहा, तो गार्डन चाइल्ड ने कहा था। नहीं लेटर दिख रहा होगा क्योंकि मार्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी, ठीक है, समाप्त होने के तौर पे इसलिए नहीं दिख रही है। फिर देख लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो होता था, मकान जो होता था वो कैसा बना होता था, सिंधु घाटी का सभ्यता का जो मकान होता था वह कैसा बना होता था, तो उनकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता था, तो वो भी देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो, ये तो चल ही नहीं रही है, सिंधु घाटी, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का ईंटों का आंकलन कैसा होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का आंकलन कैसा होता था, ईंटों का आंकलन कैसा होता था, तो देख लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट बने होते थे ना, है ना, तो ईंट जो बने होते थे तो उनकी देख लीजिएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो देख लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का आंकलन बना होता था कैसा बना होता था, तो लंबाई होता था 4, चौड़ाई होता था 2 और ऊंचाई होता था 1। क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता को जो ईंटों का आंकलन होता था कैसा होता था, तो लंबाई 4 होती थी, चौड़ाई 2 होती थी और ऊंचाई 1 होती थी। अब देखिएगा इससे क्वेश्चन कैसा बनता है। चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता को ईंटों का आंकलन हो गया। अब देख लीजिएगा यहाँ का जो ईंट होता था ना वो कैसा होता था, तो या तो 2 प्रकार की ईंटें होती है, एक कच्ची होती है, एक पक्की होती है ना। तो देख लीजिएगा कच्ची ईंट जो बनी होती है, कच्ची ईंट होती है एक, और एक क्या होती है, पक्की ईंट होती है, यही ना है। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का आंकलन कैसा होता था, तो 4:2:1 होता था, मतलब लंबाई 4, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 होता था। अब वहाँ का ईंट क्या होता था, 2 प्रकार का होता था, एक कच्ची और एक पक्की। तो सबसे पहला इससे कैसा क्वेश्चन बनेगा, तो देख लीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्की ईंट का प्रयोग किस लिए किया जाता था। पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था विशाल भवन निर्माण में, विशाल भवन बनाने में। क्लियर। पक्की ईंट का प्रयोग कहाँ किया जाता था, विशाल भवन बनाने में। और कच्ची ईंट का प्रयोग कहाँ किया जाता था, तो देख लीजिएगा चबूतरा बनाने में। ये मिटा देता हूँ लंबाई चौड़ाई वाला, ठीक है। तो कच्ची ईंट का प्रयोग होता था चबूतरा बनाने में और सड़क बनाने में, और सड़क बनाने में। क्लियर है। देख लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का आंकलन होता था 4:2:1 होते थी, मतलब लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 होती थी। और वहाँ का जो ईंटें होती थी 2 प्रकार की होती थी, एक कच्ची एक पक्की होती थी। तो देख लीजिएगा पक्की ईंट का प्रयोग करते थे हम क्या, विशाल भवन बनाने में, और कच्ची ईंट का प्रयोग करते थे हम, कच्ची ईंट का प्रयोग चबूतरा और सड़क बनाने में। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय क्रांति किसने कहा था, तो ये हमें पता चल चुका है कि गार्डन चाइल्ड ने कहा था। ठीक है। अब नगरीय सभ्यता में क्या होता था, एक टीला होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था, एक टीला होता था। तो टीला जो होता था ना, वो 2 प्रकार का टीला होता था। ठीक है। टीला जो होता था सिंधु घाटी सभ्यता में न, मिटा देता हूँ,
सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय क्रांति किसने कहा? तो आपको पता चल गई, गार्डन चाइल्ड ने कहा था। और जो नगरीय सभ्यता थी ना, और वो जो नगरीय सभ्यता थी वो वहाँ एक टीला होता था। तो जो टीला होता था वो दो प्रकार का टीला होता था, ठीक है। एक पश्चिमी टीला होता था और एक पूर्वी टीला होता था, ठीक है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहला नंबर, आप घबराए नहीं और धैर्य के साथ आप जुड़े रहें और देखते रहें, ठीक है। देख लीजिए, वहाँ का जो टीला होता था ना, वो दो प्रकार का टीला होता था। एक तो होता था पश्चिमी टीला होता था और एक होता था पूर्वी टीला होता था, ठीक है। एक होता था पश्चिमी टीला और एक होता था पूर्वी टीला। तो पश्चिमी टीला जो होता था ना, वो काफ़ी ऊंचाई पे रहती थी और पूर्वी टीला जो रहती थी वो काफ़ी निचला स्तर पे रहती थी। क्लियर है? चलिए, मतलब उसका जो ऊंचाई होता था वो कम होता था, इसका जो ऊंचाई होता था ना कम होता था। क्लियर? मतलब पश्चिमी टीला का ऊंचाई क्या होता था? ज़्यादा होता था और पूर्वी टीला का ऊंचाई क्या होता था? कम होता था। तो ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम क्या कहते थे? दुर्ग कहते थे। ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम क्या कहते थे? दुर्ग कहते थे। और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम निचला स्तर कहते थे। क्लियर? ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम दुर्ग कहते थे और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम क्या कहते थे? निचला स्तर कहते थे। क्लियर है इतना? चलिए, अब फिर इससे कैसा क्वेश्चन बनेगा तो देख लीजिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन ऐसा बनता है कि वह कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। वो कौन सा ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था? तो देख लीजिएगा, एक तो हमारा था, कौन था? दुर्ग था। चलिए, एक था क्या था? निचला स्तर था और एक था मध्य, है ना। तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि वो कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा वो कौन सा नगर था। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो क्या कहिएगा? धौलावीरा। कौन सा वीरा कहिएगा? धौलावीरा जो था, है ना, वो 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभक्त था, तो क्या कहिएगा? धौलावीरा। अब क्वेश्चन सर धौलावीरा जो है ना कहाँ है ना, धौलावीरा जो है कहाँ है तो आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा? धौलावीरा जो है कच्छ की खाड़ी में है। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा कहाँ है? तो देख लीजिएगा, कच्छ की खाड़ी में है। धौलावीरा जो है कच्छ की खाड़ी में है। और कच्छ की खाड़ी कहाँ है? तो कहिएगा गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? आपको सभी को पता है। चलिए, तो देख लीजिएगा, सबसे पहला नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता क्रांति किसने? गार्डन ने कहा था। क्लियर है? क्या है कि नगरीय सभ्यता में क्या होता था? एक टीला होता था। नगरीय सभ्यता में क्या होता था? टीला जो होता था 2 प्रकार का होता था। एक होता था पश्चिमी टीला जो होती थी काफ़ी ऊँची और जो होती थी निचला स्तर पर रहता था। तो ऊंचा स्तर को हम क्या कहते हैं? दुर्ग कहते हैं। और भी टीला जो निचला स्तर पर रहती थी उसको हम निचला से जानते हैं। बनेगा आपसे कौन सा ऐसा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो देख हो गया, एक निचला स्तर हो गया। तो ऐसा कौन सा नगर जो तीनों में विभक्त था? तीनों में। और धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो क्या था? तीनों में विभक्त था। धौलावीरा कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में है। और कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। क्लियर है इतनी? चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। आशा कर रहे हैं कि सभी को समझ में आ रही होगी हमारी बात। और धौलावीरा का जो अर्थ होता था ना, धौलावीरा का अर्थ क्या होता था? तो सफ़ेद कुआं होता था, है ना। धौलावीरा का जो अर्थ होता था क्या होता था? सफ़ेद कुआं होता था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी किसके समकालीन थी, है ना। तो देख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। देख लीजिएगा लुसेंट का बुक निकाल के एक बार, है ना। ये तो मार्कर ही नहीं चल रही है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता, क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थे? तो देख लीजिएगा, एक थे किसके समकालीन? चीन के सभ्यता के समकालीन। दूसरे थे मिस्र सभ्यता के समकालीन, मिस्र सभ्यता के समकालीन। तीसरे थे मेसोपोटामिया, जानते हैं मार्कर ही नहीं चल रही है आज। मेसोपोटामिया के समकालीन थे। ठीक है,
चलिए मेसोपोटामिया लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया था, मार्कर में दिक्कत है, कल से न्यू मार्कर आ जाएगी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थे? तो देख लीजिएगा, चीन के सभ्यता के समकालीन थे, फिर है मिस्र के सभ्यता के समकालीन थे, मेसोपोटामिया का था। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा देख लीजिएगा। में क्वेश्चन जब भी एक लुसेंट में ही देखिएगा तो रहेगा, क्या रहेगा लुसेंट के ऑब्जेक्टिव में देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थे, है ना। 4 ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, ये तीनों था, एक नहीं था, है ना। तो आपको क्या करना है, वो मार देना है। ठीक है, ये 3 को छोड़ के आपको जो चौथा ऑप्शन दिखाई देगा आपको वो क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा ऑप्शन रहेगा कहीं, अच्छा छोड़िए क्वेश्चन आएगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थे? तो चीन के सभ्यता के समकालीन थे, मिस्र के सभ्यता के, मेसोपोटामिया के। ठीक है, तो देख लीजिएगा मिस्र, नील नदी का जो उद्गम, नील नदी है ना, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है? मिस्र की सभ्यता जो है किस नदी किनारे है? तो क्या कहिएगा, नील नदी के किनारे है ना। और नील नदी कहाँ से निकलती है, मतलब उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम करने का मतलब जो निकलती कहाँ से, नदी जो है ना वो कहाँ से निकल रही है ना। नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मुहाना कौन सा है? मुहाना करने का मतलब कहाँ समाप्त होती है। ठीक है, तो नील नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है ये, और कहाँ पे ये समाप्त होती है? तो कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए तो कल मैं आपको और भी पढ़ाऊँगा अच्छे से, आशा करता हूँ कि, और आज का जो आपका पढ़ाई हुआ है वो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूँ एक बार, है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता की क्यों कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम अवशेष कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा नगर से मिला था। क्लियर है? फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? तो 1921 में किए थे। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा नगर कहाँ पाए गए? तो क्या कहिएगा? सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए। क्लियर है इतना? चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता जो का सिंधु घाटी सभ्यता का किस युग की सभ्यता थी? तो क्या कहिए? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसा किस युग की सभ्यता थी? तो क्या कहिएगा? कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्लियर है इतना? फिर है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को सभ्यता होने का प्रमाण किसने दिया? तो चार्ल्स मेसन ने दिए थे, है ना। कब दिए थे? तो 1826 में दिए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है? तो क्या कहिएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय क्रांति किसने कहा? तो गार्डन चाइल्ड ने कहे थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का अंकुरण होता था वो कैसा होता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ईंटों का अंकुरण कैसा होता था? लंबाई 4, ऊंचाई 2, चौड़ाई 2, ऊंचाई 1 होती थी। ठीक है, वहाँ के 2 प्रकार की मकानें बनी होती थी, एक कच्ची ईंट की, एक पक्की ईंट की। तो कच्ची ईंट का प्रयोग क्या किया जाता था? चबूतरा बनाने में किया जाता था और सड़क बनाने में किया जाता था। पक्की ईंट का प्रयोग क्या किया जाता था? विशाल भवन बनाने में किया जाता था, है ना। तो ये सब मैं रिपीट करा दे रहा हूँ आप लोग को अच्छे से। फिर क्या है कि नगरीय सभ्यता जो थी वहाँ का जो टीला होता था वो 2 भागों में बटा था, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला में। तो देख लीजिएगा, पश्चिमी टीला को क्या कहा जाता था? सबसे ऊंचाई पर थे इसलिए इसे दुर्ग कहते थे, और पूर्वी टीला जो था थोड़ा कम ऊंचाई पर था इसलिए इसे हम निचला स्तर कहते थे। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा ऐसा नगर है जो 3 विभक्त था? ठीक है, तो ऐसा कौन सा नगर है? धौलावीरा जगह है जो क्या है? वो 3 भागों में विभक्त था। अब क्वेश्चन पूछा जाए धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा कहाँ? तो हो गई आपकी कच्छ की खाड़ी में हो गई। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में है। धौलावीरा का सर अर्थ क्या होता है? तो अर्थ क्या होता है? तो धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं होता है। क्लियर है इतना? चलिए फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थे? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थे? एक तो थे चीन के सभ्यता के, एक थे मिस्र के सभ्यता के, और एक थे किसके? मेसोपोटामिया के सभ्यता के। क्लियर है? मिस्र की सभ्यता को ही, ठीक है, मिस्र की सभ्यता को क्या कहते हैं? नील नदी का, मतलब मिस्र की सभ्यता जो है किस नदी के किनारे है? तो मिस्र की सभ्यता हो गई नील नदी के किनारे हो गई। नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। और विक्टोरिया झील किस देश में है? तो तंजानिया देश में है ना। चलिए, तंजानिया देश की राजधानी कहाँ है? तो दोदोमा। तो इस टाइप से क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा और आशा करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं मिलूंगा न्यू चैप्टर, ये समाप्त कर दूंगा। तब तक ले जय भारत।